गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका आज एक बार फिर से पीडियाट्रिक की दुनिया में। किसकी दुनिया में? बाल स्वास्थ्य नर्सिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कैसे हो? सबके सब बहुत अच्छे हो ना? और अपना पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे हो? ठीक है, तो आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? आज की क्लास में अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग। क्या नाम है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग। क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये जो टॉपिक है वो आपके ये कॉलेज वाले एग्जाम्स के दृष्टि से देखें तो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इवन जो आपका कंपटीशन एग्जाम होता है उसके बेसिस से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन की एग्जाम के अंदर कुछ एक ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उनके अंदर वो जो सिलेक्टेड टॉपिक है उनमें से एक जो है आपका वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग। इससे आपका एक क्वेश्चन 100% आपको कंपटीशन के एग्जाम में मिलेगा। चाहे वो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटर करने वाले जो उपकरण होते हैं उनकी इमेज देख के आपको पूछ ले कि ये क्या चीज है, चाहे वो आपको ये पूछ ले कि ये इतने ईयर पे क्या ग्रोथ होगी, तो कैसे भी पूछ ले, जोड़ तोड़ के किधर से भी पूछ ले, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले से एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से आपको समझना है इसको। क्या नाम है अपने टॉपिक का? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग यानी कि वृद्धि, ग्रोथ किसको बोलते हो? वृद्धि एवं विकास का आकलन करना। क्या करना? वृद्धि एवं विकास का आकलन करना। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसकी मॉनिटरिंग? मॉनिटरिंग असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का आकलन। सबसे पहले अपन किसका आकलन करेंगे? वृद्धि का आकलन। आपकी जो ग्रोथ होती है उसका आकलन करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है? असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ कैन बी डन बाई आर्थोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंड द स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ फिजिकल ग्रोथ। इसके अंदर क्या है कि आर्थोपोमेट्रिक का मतलब है अपन जैसे क्या है, अपने जैसे गणित ग्रोथ का असेसमेंट अपन ऐसे कर सकते हैं। आर्थोपोमेट्रिक का मतलब होता है जैसे गणितीय तरीके से कर सकते हैं, जैसे 2, 4 सेंटीमीटर, 5 फीट, 6 फीट, ऐसे आप गणितीय तरीके से क्या कर सकते हो? ग्रोथ का जो है आकलन कर सकते हो। आर्थोपोमेट्रिक का मतलब होता है गणितीय तरीके से आप इनका ग्रोथ का आकलन कर सकते हो। और क्या फिजिकल ग्रोथ का मतलब क्या हो गया आपके? शारीरिक वृद्धि। फिजिकल ग्रोथ किसको बोलते हो? शारीरिक वृद्धि। क्या? शारीरिक वृद्धि। और वेलोसिटी यानी कि वेग, कि जो आप जो है ग्रोथ जो होती है उसको आप ऐसे देख सकते हो कि किस वेग से, यानी कि किस तरीके से जो ग्रोथ है वो आपकी किस तरीके से बढ़ रही है, उसका आप गणितीय तरीके से आकलन कर सकते हो। इस लाइन का मतलब यही है कि जो शारीरिक वृद्धि होती है उसका आप गणितीय आकलन कर सकते हो। और क्या आता है? मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर इज इम्पोर्टेंस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चाइल्ड केयर। कि जो ग्रोथ के जो अलग अलग पैरामीटर होते हैं, कि आपका इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर की अलग अलग ग्रोथ के जो पैरामीटर होते हैं, जो मापदंड होते हैं, उनका आकलन करना एक नर्स की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे बच्चे की हाइट का आकलन करना हो, चाहे वेट का मेजरमेंट करना हो, ये क्या है? बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है एक नर्स के लिए। तो इसलिए आपको समझना है कि सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं? वेट, यानी कि
वजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले अपन किसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? वेट, यानी कि सबसे पहले अपन वजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो मॉनिटरिंग है, इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि इसके जो आंकड़े हैं वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, चाहे आप लिख के रट लो, चाहे आप याद करके कर लो, चाहे रट लो, चाहे कैसे भी माइंड में रखना है, लेकिन ग्रोथ के जो आंकड़े होते हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसका कोई ऐसा अलग से कोई सटीक कोई अलग से, हाँ मैं इनको समझा दूंगी आपको कि ये ऐसे इतनी उम्र पे ये होता है, लेकिन मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि इतनी उम्र पे 50 सेंटीमीटर होता है। अब आपको कोई ऐसे बीज गणितीय तरीके से ऐसे m1 m2 बटा आर स्क्वायर, या फिर जी जैसे ग्रेविटेशन के फॉर्मूले पढ़े थे, g m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ये ऐसे किया, यहाँ पे अपन ने इसका वजन रखा, यहाँ पे इसका वजन रखा, यहाँ पे त्रिज्या लिखी, फिर क्या है 50 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से करके आपकी 50 सेंटीमीटर हाइट जो है वो बर्थ के ऊपर बच्चे की होगी। ऐसे कुछ करके मैं नहीं समझा सकती, क्योंकि ऐसा कुछ पैरामीटर समझाने का इनका होता ही नहीं है। आपको एग्जैक्ट याद रखनी पड़ेगी कि जो 50 सेंटीमीटर उस टाइम पे हाइट होती है तो होती ही है भाई। इस ये कोई ऐसा इसका तरीका नहीं है कि इधर से इधर ये फॉर्मूले के अंदर आपने यहाँ ये फिट किया फिर आंसर 50 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ले दे के बात इतनी है कि ग्रोथ के जो पैरामीटर है वो आपको रटने ही या फिर याद करने ही पड़ेंगे। नॉर्मली मैं आपको समझा दूंगी कि ये ऐसे, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, लेकिन ये आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है भाई इनका। उसके बाद में जैसे अपन क्या देखते हैं, वेट की मॉनिटरिंग, जैसे वजन का मापन अपन करते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि वेट इज वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ग्रोथ एंड ए गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चाइल्ड। कि इसके अंदर है कि जो वजन जो होता है, वजन जो होता है वो वजन बच्चे के हेल्थ, स्वास्थ्य एंड पोषण के लिए एक अच्छा इंडिकेटर माना। वेट इज द वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया, यानी कि बेस्ट एक क्राइटेरिया है। वजन जो है, इस लाइन का मतलब है कि वजन जो है वो आपका बेस्ट क्राइटेरिया, यानी कि एक अच्छा क्राइटेरिया है। इसके लिए आपको ये देखने के लिए कि अगर इस बच्चे का वजन इतना है तो इस बच्चे का हेल्थ अच्छी होगी। अगर इस बच्चे का वजन इतना है, अपन देखते हैं ना यार तू तो मरा पड़ा है यार, तेरे अंदर वजन तो नहीं है यार, 20 किलो का तो तू है नहीं यार, तू तो मरा पड़ा है वैसे। मतलब क्या है, अपन वेट से अपन ये देख सकते हैं कि उस बच्चे की जो हेल्थ कंडीशन है वो कैसी है, प्लस उस बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि उस बच्चे के अंदर पोषण कैसा है। तो वजन से अपन ये दो चीज देख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद में क्या है, अमंग इंडियन चिल्ड्रन की, जो भारतीय जो बच्चे होते हैं, अपने इंडिया में जो बच्चे होते हैं, वेट ऑफ जो फुल टर्म जो बच्चा होता है इसका 2.5 kg से 3.5 kg वेट होता है। जो अपने इंडियन जो बच्चे होते हैं अपनी कंट्री के अंदर, जो बर्थ के टाइम जो नॉर्मल वजन, जो ट्रम बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, ट्रम बच्चे की मतलब जो इंडियन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या, इंडियन चिल्ड्रन, उनके अंदर वेट ऑफ फुल टर्म नियोनेट एट बर्थ एवरेज कितना होता है, 2.5 kg से 3.5 kg। कितना होता है, 2.5 kg से 3.5 kg एट बर्थ, का मतलब जो 40 वीक पे, 40 वीक पे या 37 से 42 वीक के बीच में जो बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे का वजन 2.5 kg से 3.5 kg होता है। अपन ये क्या मानते हैं, नॉर्मल वेट मानते हैं, मतलब नॉर्मल वजन मानते हैं। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार कि कितना एवरेज जो आपकी नॉर्मल जो CHO की जैसी एग्जाम आती है, या फिर कभी कभी हायर कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि नॉर्मल जन्म के टाइम पे बच्चे का वेट कितना होता है,
एवरेज क्या होता है इसका? 2.5 से 3.5 केजी। अरे बोलो क्या? 2.5 से 3.5 केजी, 2.5 से 3.5 केजी। और एग्जैक्ट इसको अगर अलग अलग, अगर 2.5 से 3 ऐसे एवरेज आ जाए तो आपको चलो वो लिख दोगे, लेकिन एग्जैक्ट पूछ ले तो क्या आता है? 2.7 केजी। क्या होगा? 2.7 केजी आंसर होगा। उसके बाद में क्या है? देयर इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉस ऑफ वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ विच रिगेन इन 10 डेज। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो बच्चे का जो 2.5 केजी वजन था जन्म के टाइम के ऊपर, वो जो वजन है उसका 10% लॉस हो जाता है। कितना परसेंट? उसका 10% उस बच्चे का वजन लॉस हो जाता है। कब? फर्स्ट जो 7 डेज होते हैं उनके अंदर लॉस हो जाता है, और फिर से जब 10 डेज होते हैं तब वो वजन वापिस आ जाता है उस बच्चे के अंदर। यानी कि जो बर्थ का जो वेट था उसका जो 10% जो वजन होता है, वो पहले जो 7 दिन होते हैं उनके अंदर बच्चे का वो वजन क्या थोड़ा कम हो जाता है 10%, और 10 दिन तक आते आते वो वेट क्या हो जाता है? वापिस आ जाता है। इस लाइन का मतलब यही है कि 10 दिन तक वापस आ जाता। कैसे? 10% कैसे लॉस हुआ पहले 7 दिन के अंदर? जैसे वो बच्चा पहले क्या है, पका पकाया खाना जैसे माँ के प्लेसेंटा से डायरेक्ट सब कुछ रेडीमेड मिल रहा था उसको। अब क्या है, वो बच्चा बाहर के जब इन्वायरमेंट के अंदर आता है, तब क्या है, जब बाहर के इन्वायरमेंट में रहना वो एडजस्ट करता है। पहले तो आराम से अच्छा उसको टेम्परेचर मिल रहा था, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए था उतना टेम्परेचर मिल रहा था अंदर। अगर एसी भी लगी हुई थी और जैसे आपकी हीटर भी लगा हुआ था, अब जैसे वो बाहर आ गया तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी उसको एनर्जी का लॉस करना पड़ता है। और क्या है, यूरिनेशन भी करता है। ये सब मिला के क्या है कि बच्चा जब बाहर की लाइफ में आना सेट होता है तब वो उसका 10% वजन लॉस हो जाता है, और वो वजन 10 दिन के अंदर वापस रिकवर हो जाता है। कैसे? जैसे वो अभी ब्रेस्ट फीडिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने, तो धीरे धीरे वो समझने लग गया कि मेरे को ऐसे रहना है, तो वो 10% वापस से आ जाएगा। उसके बाद में अगला अपन देखते हैं। ये तो मान के चलो आप बहुत एग्जाम के अंदर ये वाली इमेज बहुत सारी एग्जाम के अंदर आ चुकी है आपकी। इसकी ये आपको कहीं आपकी जो एकेडमिक वाली एग्जाम है उसके अंदर कोई फोटो नहीं बना के आनी है। मैं आपको साथ साथ में आपको याद करवा रही हूँ ताकि आपको ये इमेज याद हो जाए। ये इमेज बहुत बार एग्जाम में आती है, बहुत सारी एग्जाम में ये इमेज का क्वेश्चन आता है। कंपटीशन की एग्जाम में बहुत बार आता है कि ये इमेज दे देता है और अगला पूछ लेता है इस इमेज का नाम क्या है। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ ताकि याद करवा रही हूँ, फिर आप कोचिंग करोगे तब भी आपको याद हो जाएगी ये चीज। आप दोबारा से देखोगे तो डबल रिवीजन हो जाएगा। ये फोटो आप अच्छे से देख लो, ये फोटो बहुत बार एग्जाम में आती है, और इस फोटो का नाम है साल्टर स्केल। क्या नाम है? साल्टर स्केल। हिंदी में लिख देती हूँ मैं, साल्टर स्केल। क्या नाम है इसका? बोलो। साल्टर स्केल। इस इमेज का नाम है साल्टर स्केल। ये एग्जाम में आती है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्या? साल्टर स्केल बोलते हैं इसको। यहीं पे याद कर लो ताकि साथ साथ में याद हो जाए। अब देखो ये क्या है, ये कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं कि जो बच्चा जो है उसका वजन डबल कब होता है, और उसका वजन क्या है ट्रिपल कब होता है, और उसका वजन 4 गुना कब होता है, और 5 गुना कब होता है। इतना इतना याद रख लो आप। जो बच्चे का वजन होता है वो डबल, यानी कि 2 गुना लिख रही हूं मैं यहाँ पे, डबल। डबल का डबल या फिर 2 गुना या फिर डबल। डबल यानी कि अगर 2 किलो था जन्म के टाइम पे, अगर किसी बच्चे का वजन 2 किलो था तो कितने दिन बाद में उस बच्चे का वजन डबल मतलब 4 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो उस बच्चे का 2 किलो वजन था तो कितने दिन बाद उस बच्चे का नॉर्मली वजन जो है 4 किलो, यानी कि जन्म के टाइम के वजन का डबल हो जाएगा।
तो डबल कब होता है? डबल के लिए आपको याद रखना है कि 5 मंथ पे बच्चे का वजन डबल हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये भी क्वेश्चन आता है कि डबल कब होगा? 5 मंथ के ऊपर क्या होगा? डबल होगा। ट्रिपल यानी कि ट्रिपल किसको बोलते हो आप? 3 गुना। क्या? 3 गुना। ट्रिपल का मतलब 3 गुना कब होगा? 1 साल पर बच्चे का वजन 3 इस पूरी लाइन का मतलब ये पूरी लाइन आपको इधर इतना ज्यादा ऐसे दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। ये इसका ओवरऑल जो सार है इसका, वो मैं यहाँ पे निचोड़ के लिख रही हूँ। इसको पूरी को आपको ऐसे समझोगे यार बहुत या समझ में ही नहीं आ रहा है, पूरी को आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये लाइन याद रख लो। 3 गुना कब होता है? 1 साल के ऊपर। और इसका क्या है? 4 गुना कब होता है? 4 गुना कब होता है? 2 साल के ऊपर। ज्यादातर ये ही चीजें पूछी जाती है और आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये चीजें मैं आपको बता देती हूँ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में। हालांकि अगर आपके एकेडमिक में आ जाए तो ये वो इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीजें तो आपको एग्जाम में भी लिख के आनी है कि बच्चे का वजन 2 किलो से 4 किलो कब होगा? अरे बोलो, कब होगा? 5 मंथ पे। कब होगा? 5 मंथ पे, यानी कि 5 महीने पे जब एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद 5 महीने पे उसका वजन डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और 3 गुना ट्रिपल कब होता है? 1 साल पर। कितनी साल पर? 1 साल पर कितना? 3 गुना हो जाएगा एक बच्चे का वजन। तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये कंपटीशन के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डबल कब होता है बच्चे का जन्म? 5 महीने पे। ट्रिपल कब होता है? 1 साल पे। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी कभी 4 गुना का भी पूछ लेते हैं। 4 गुना कब होता है? 2 साल पे बच्चे का वजन 4 गुना हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद में अपन ने देखा था लेंथ एंड हाइट मेजरमेंट की। आपकी जो लंबाई और जो एक लेंथ का मतलब हो गया जैसे लंबाई, और हाइट का मतलब हो गया जैसे ऊंचाई। लंबाई या ऊंचाई आप समझते हो, जैसे लंबाई लेंथ और हाइट के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो मेन, आप इतना तो आपको मैं एक बता रही हूँ कि लेंथ एंड हाइट मेजरमेंट, अपन लेंथ यानी कि लंबाई और ऊंचाई का अपन आकलन कर रहे हैं इसके अंदर, लेंथ और हाइट का। अब आपको मैं थोड़ी सी ज्ञान की बात बता देती हूँ कि अपन सोचते हैं कि यार अपन लेंथ का मेजरमेंट, तो लेंथ यानी कि अपन लंबाई का ही तो मेजरमेंट कर रहे हैं, ये ऊंचाई एक नई कहाँ से आ गई? अपन तो लंबाई का ही तो मेजरमेंट कर रहे हैं, ऊंचाई नई चीज कहाँ से आ गई? तो इनको अलग अलग लिखने की क्या जरूरत थी? तो जो आपके लेंथ होती है और जो आपकी हाइट होती है वो मैं आपको अलग अलग समझा देती हूँ। जो आपके लेंथ और हाइट को अलग क्यों लिखा है इसका मतलब ये हो, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ जो होती है वो आपके हॉरिजॉन्टली, क्या? हॉरिजॉन्टली। कौन सी टली? हॉरिजॉन्टली। हाइट क्या? वर्टिकली। क्या? वर्टिकली। अब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता देती हूँ, ये अपन ने पहले 10th क्लास में 8th क्लास में ये ग्राफ बनाए थे अपन ने। तो हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है धरातल। क्या? धरातल। ठीक है, तो ये जो आपके लाइन थी ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को आप क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन। आप सबको पता है इस लाइन को अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और ये खड़ी वाली लंबी वाली लाइन होती है, इसको आप बोलते हो वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हो? वर्टिकल लाइन। तो ये तो क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गई वर्टिकल लाइन ऊपर वाली। ठीक है, तो लेंथ अपन ने यहाँ पे पढ़ा है कैसे मापते हैं? हॉरिजॉन्टली। यानी कि अपन जो लेंथ का तो कैसे मापन करते हैं? हॉरिजॉन्टली, यानी कि बच्चे को ऐसे, क्या है, बच्चे को ऐसे सुला के लेंथ का अपन क्या करते हैं?
ऐसे सुला के क्या करते हो, लेंथ का मेजरमेंट करते हो। क्या, लेंथ हॉरिजॉन्टली मापी जाती है, यानी कि ऐसे धरातल पर हॉरिजॉन्टली मापी जाती है। हाइट जो है वो आपकी वर्टिकली मापी जाती है, वर्टिकली यानी कि ऐसे सीधी मापी जाती है। अगर यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर ये बच्चा है, इस बच्चे को ऐसे सुला के आप उसकी हाइट माप रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, लेंथ देख रहे हो। अगर इस बच्चे को ऐसे खड़ा करके आप इसकी हाइट माप रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, हाइट देख रहे हो। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेंथ और हाइट के अंदर क्या फर्क होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा है तो आप जैसे एक, सपोज करो जैसे 5 साल का 6 साल का बच्चा तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे हाइट मपवा लेगा। लेकिन सपोज करो बच्चा पैदा होते ही आप उस बच्चे को ऐसे खड़ा कर दोगे क्या, ले भाई तू ऐसे दीवार के पास खड़ा हो, तेरी हाइट नापते हैं हम, वो बच्चा खड़ा नहीं होगा। उसको आपको सुला सुलाई उसकी लेंथ मापनी पड़ेगी, उसके लिए अपन लेंथ काम में लेते हैं। तो इंक्रीज इन हाइट इंडिकेट स्केलेटन ग्रोथ, कि जो इंक्रीज इन हाइट की बच्चे की अगर हाइट बढ़ रही है तो क्या बताती है, उसकी स्केलेटन ग्रोथ, यानी कि उसकी जो हड्डियों का विकास हो रहा है। ठीक है, अगर हाइट बच्चे की बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, उसकी हड्डियों का विकास हो रहा है। स्केलेटन हाइट का बढ़ना किसको बताता है, स्केलेटन ग्रोथ को बताता है। ईयरली इंक्रीजमेंट इन, कि जो क्या है ईयरली यानी कि साल दर साल, जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं, शुरू शुरू में बच्चे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, आप सबको पता है, अपन देखते हैं और 5 साल में तो इतना ही था, अब देखो 6 साल में इसकी हाइट कितनी हो गई। और कभी ये सुना है यार 18 साल पे तो इतना था, अब देखो 20 साल पे इतनी हाइट हो गई। मतलब ये हुआ कि जो बच्चे की जो शुरुआत के अंदर जो हाइट होती है वो थोड़ी फास्ट तरीके से बढ़ती है, बाद में जो बच्चे की हाइट होती है वो थोड़ी धीरे बढ़ती है। इस लाइन का मतलब यही है कि जो बच्चे की पहले जो हाइट बढ़ती है वो थोड़ी तेज गति से बढ़ती है, बाद में जो हाइट बढ़ती है वो थोड़ी धीमी गति से बढ़ती है। एट बर्थ एवरेज लेंथ ऑफ हेल्दी इंडियन न्यू बोर्न इज 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है भाई, याद रख लेना कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो एवरेज अपन एट बर्थ जो बच्चा होता है, जन्म के टाइम पे जो बच्चा होता है, उसकी हेल्दी बच्चे की बात कर रहे हैं अपन, प्री टर्म और वुड की बात नहीं कर रहे हैं। हेल्दी जो बच्चा होता है उसकी हाइट कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है भाई एग्जाम का, मैन एग्जाम का, कंपटीशन की एग्जाम का, याद रख लेना यहीं पे। हाइट कितनी एट बर्थ कितनी हो जाएगी, बोलो, या ना ऐसे याद रखो, 50 होती है, मतलब 50 सेंटीमीटर होती है हाइट। ठीक है, कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि जो बच्चा होता है उसकी सेकेंड ईयर यानी कि दूसरी साल पे, दूसरी साल पे उसकी हाइट जो है 12 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ये इतना याद रख लेना, और नहीं भी याद हो तो भी कोई इतना वो टेंशन वाली बात नहीं है कि 2 साल पे जो बच्चे की हाइट है वो 12 सेंटीमीटर बढ़ती है, 3 साल पे 9 सेंटीमीटर बढ़ती है। ये लाइन आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी ठीक है। तो द चाइल्ड, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि डबल द बर्थ 4 से 4.5 ईयर में डबल हो जाती है, और उसके बाद में हर साल 5 सेंटीमीटर जो बच्चे की हाइट है वो बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की हाइट, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि बच्चे की हाइट डबल कब होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, हाइट डबल कब होती है, 50 की 100 सेंटीमीटर कब होगी, बच्चे की पहले जन्म के टाइम 50 सेंटीमीटर थी, 100 सेंटीमीटर हाइट कब होगी, 4 से 4.5 साल के ऊपर क्या होगी, डबल हो जाएगी हाइट। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, याद रखना है, और मैन एग्जाम में भी आपको लिख के आना है कि हाइट डबल कब होती है, 4 से 4.5 साल के ऊपर हाइट जो है आपकी डबल यानी कि 2 गुनी हो जाती है।
और उसके बाद में प्यूबर्टी तक आपकी 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है हर साल। ये देख लो ये क्या कर रही है मैडम, ये मैडम जो है वो इस बच्चे की क्या माप रही है बताओ, सुला के माप रही है या फिर ऐसे खड़ा करके माप रही है, बताओ ये कैसे माप रही है नर्स इस बच्चे की हाइट। ऐसे खड़ा नहीं है बच्चा, बच्चा ऐसे सोया हुआ है। अपन ने पढ़ा था ऐसे खड़े की, खड़ा करके अगर बच्चे की हाइट मापते हैं तो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ऐसे माप रहे हैं तो वो क्या है, लेंथ है। तो ये यहाँ पे उस बच्चे को सुला के माप रही है इस बच्चे की हाइट। तो इस बच्चे की ये क्या देख रही है, सॉरी, ये बच्चे की क्या देख रही है, लेंथ देख रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये बच्चे की क्या कर रही है, लेंथ देख रही है। उसके बाद में क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, इससे आप सोचोगे बहुत ही क्वेश्चन याद कर लिए, इस टॉपिक से बहुत आपके एग्जाम के क्वेश्चन है और वो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कौन कौन से। उसके बाद में आपके आते हैं फोंटनेले क्लोजर, क्या आते हैं, फोंटनेले क्लोजर, क्या, फोंटनेले क्लोजर यानी कि उसका क्या, उनका क्या, जैसे बंद होना, फोंटनेल्स का बंद होना। फोंटनेले किसको बोलते हो, जैसे जो बच्चा होता है उसके, आप जब देखते हो तब आपको दो फोंटनेले दिखाई देते हैं, कितने दिखाई देते हैं, दो दिखाई देते हैं, जबकि फोंटनेले होते कितने हैं, अरे दिखाई कितने देंगे, दो देंगे, कितने देंगे, दो दिखाई देंगे, होते कितने हैं, 6 होते हैं, अरे बोलो, दिखाई कितने देंगे, दो देंगे, होते कितने हैं, 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को सिर्फ दो ही दिखेंगे। क्या होते हैं फोंटनेले, आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तब ऐसे घर वाले बोलते हैं इसके गर्दन के ऐसे हाथ लगा के रखना, इसके ऐसे यहाँ पे दबाव मत डाल देना, बच्चे के लग जाएगी, मतलब तो बच्चे के यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आपको थोड़ा सा गड्ढा सा दिखाई देता है, एक पीछे थोड़ा सा गड्ढा सा दिखाई देता है बच्चे के, उस गड्ढे को क्या बोलते हैं, फोंटनेले बोलते हैं। ये मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, लेकिन वैसे इसका अपने मेडिकल में क्या मतलब होता है कि जैसे जो बोन होती है बच्चे की, आपको पता है बोन इतनी मेच्योर नहीं होती है, उन बोन के बीच में क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, ये एक इधर बोन हो गई, ये एक इधर हड्डी हो गई, ये एक इधर हड्डी हो गई, ये एक इधर हड्डी हो गई। इन जो हड्डियों के बीच में जो गैप रहता है, जो छोटा बच्चा होता है, ये इधर हड्डी हो गई, इधर हड्डी, आपको पता है हार्डनेस बनाने का काम क्या करती है, बोन ही करती है। अब ये यहाँ पे जो खांच रह जाती है, जो सॉफ्ट जगह रह जाती है, बहुत सी हड्डियों के बीच में जो सॉफ्ट जगह रहती है, उसको ही आप क्या बोलते हो, फोंटनेले बोलते हो। तो ये क्या है, ये फोंटनेले होते हैं। ठीक है, ये फोंटनेले होते हैं। और ये फोंटेनेल जो होते हैं वो एक तो आपके फोंटनेले यहाँ पे आगे होता है, आगे किसको बोलते हो, एंटीरियर, आगे वाला क्या होता है, एंटीरियर। एक आपके पीछे होता है बच्चे के, वो क्या होता है, पोस्टीरियर, क्या होता है, पोस्टीरियर। आगे वाले को एंटीरियर बोलते हो, पीछे वाले को पोस्टीरियर बोलते हो। तो दो फोंटनेले अपने को दिखते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो अपन देखते हैं कि जो एंटीरियर वाला है इसकी ये जो बोन है ये कब आपस में आके पूरी ऐसे जुड़ जाएंगी और ये खांच भर जाएगी, और जो पीछे वाला है उसकी कब भर जाएगी। ठीक है, तो अपन इसके अंदर ये देख रहे हैं फोंटनेले क्लोजर में कि ये कब बंद होंगे, कब ये हड्डियां आके एक दूसरे से, अरे कब इनका इंतजार खत्म होगा और ये एक दूसरे से आके मिलेंगी हड्डियां, अरे कब खत्म होगा इंतजार, बोलो। तो जो आगे वाला फोंटनेले होता है उसका इंतजार क्या है, थोड़ा लेट खत्म होगा, कब होगा, 12 से 18 मंथ के ऊपर उसका इंतजार खत्म होगा। और जो पीछे वाला फोंटनेले है उसका थोड़ा जल्दी इंतजार खत्म हो जाएगा, कब खत्म होगा, उसका 6 से 8 वीक के ऊपर इंतजार खत्म होगा। ये दोनों के दोनों क्या है, कंपटीशन के क्वेश्चन है
ये वाला भी कंपटीशन का क्वेश्चन है और ये वाला भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो बोलो सबसे पहले इंतजार किसका खत्म हुआ? पीछे वाले का। पीछे वाला कौन था? पोस्टीरियर फोंटेनेले। तो सबसे पहले इंतजार किसका खत्म होता है? पोस्टीरियर फोंटेनेले का। सबसे पहले कौन सा क्लोज होगा? पोस्टीरियर वाला। पोस्टीरियर वाला कब क्लोज होगा? 6 से 8 वीक के ऊपर। कब? 6 से 8 वीक के ऊपर, या फिर आप मान लो 1 से 1.5 महीने के ऊपर। ये जो एंटीरियर वाले का कब खत्म होगा? भाई तेरे को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हड्डियों तुम एंटीरियर वाली हड्डियां भाई थोड़ा सा वेट कर लो जुड़ने के लिए। कब? अरे कब तक वेट करो? कब तक? जब तक कि 1 साल से बच्चा 18 मंथ का ना हो जाए, यानी कि 12 से 18 मंथ तक का वेट करना पड़ेगा पोस्टीरियर वाले को। ये भी एक लाइन है, कंपटीशन के अंदर आती है। अगर आप यहीं पे याद कर लो तो भी ठीक है, और नहीं याद करो तो भी ठीक है। तो ये क्या है कि ये लाइन है कि अर्ली क्लोजर ऑफ फोंटेनेले इंडिकेट क्रेनियोस्टेनोसिस। ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछी जाती है कि अगर फोंटेनेले ने इंतजार नहीं किया, अगर उनको बहुत जल्दबाजी हो गई मिलने की, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे? क्रेनियोस्टेनोसिस। क्या बोलोगे? क्रेनियोस्टेनोसिस। क्या? अरे क्रेनियोस्टेनोसिस। अरे थोड़े दिन तो रुक जाती मिलने के लिए, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी मिलने की? इसका मतलब ये हुआ, याद रखने के लिए बोल रही हूँ आपको सिर्फ, कि अगर जो फोंटेनेले होते हैं, ये जो फोंटेनेले होते हैं, अगर ये टाइम है क्लोज होने का, ठीक है। अगर इनसे पहले क्लोज हो गई बाई, तो अगर 6 वीक पे क्लोज ना होके अगर ये 4 वीक पे क्लोज हो गया, ये 12 महीने पे क्लोज ना होके 10 महीने पे क्लोज हो गया, इसको आप क्या बोलोगे? क्रेनियोस्टेनोसिस। क्या बोलोगे? क्रेनियोस्टेनोसिस। यानी कि कुछ जल्दबाजी हो गई क्लोज होने में, ये थोड़ी जल्दी आके मिली, इनसे इंतजार नहीं हुआ, इसको आप क्या बोलते हो? क्रेनियोस्टेनोसिस। तो इसके अंदर आपने क्या पढ़ा है कि जो एग्जाम का क्वेश्चन था कि एंटीरियर वाला तो कब क्लोज होता है? बोलो 6 से 8 वीक पर। कब? 6 से 8 वीक पर। और पोस्टीरियर वाला क्या, यहाँ लिख देती हूँ, पोस्टीरियर वाला कब क्लोज होता है? 12 से 18 मंथ के ऊपर। कब होता है? 12 से 18 मंथ के ऊपर। इसके अंदर मेन चीज आपको 2 ही याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए। आगे आप याद रखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। एंटीरियर वाला कब क्लोज होगा? 6 से 8 वीक पर। पोस्टीरियर वाला 12 से 18 मंथ पर। उसके बाद में आप देखते हो चेस्ट सरकमफेरेंस। क्या देख रहे हैं अपन? चेस्ट सरकमफेरेंस। चेस्ट सरकमफेरेंस का मतलब होता है छाती की गोलाई। किसकी गोलाई? छाती की गोलाई। जो अपना चेस्ट होता है उसकी गोलाई कितनी होती है बच्चे की, वो अपन देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि चेस्ट सरकमफेरेंस, छाती की गोलाई, और थोरेसिक डायमीटर। जो आपका थोरेसिक डायमीटर होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है बच्चे की ग्रोथ। और एक तो ये लाइन लिख देनी है कि जो चेस्ट सरकमफेरेंस होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। किसके लिए? बच्चे की ग्रोथ को देखने के लिए। उसके बाद में क्या है? एट बर्थ, जो ये एग्जाम के अंदर आता है, एट बर्थ इट इज 2 से 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफेरेंस, और एट 6 से 12 मंथ बिकम इक्वल। इस लाइन से क्वेश्चन आता है, और इस लाइन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या बोल रहा है कि बर्थ के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है हेड सरकमफेरेंस। एक तो ये क्वेश्चन है कि जो जब बच्चा पैदा होता है, आपको ये लिखना है कि जब बच्चा पैदा होता है तब बच्चे का जो चेस्ट सरकमफेरेंस होता है वो बच्चे के हेड सरकमफेरेंस से 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है। सपोज करो, अगर मैं ऐसे बता नहीं रही हूँ कि इतना होता है, आगे मैं बता दूंगी कि कितना होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन समझे कि अगर बच्चे का
हेड सरकमफेरेंस मान लो अगर 33 है, सपोज करो अगर बच्चे का हेड सरकमफेरेंस का मतलब क्या हुआ, उसके सिर की गोलाई, क्या उसके सिर की गोलाई को नापते हो। अगर उसके सिर की गोलाई 33 सेंटीमीटर है जन्म के टाइम पे, तो उसकी जो छाती की गोलाई होगी, छाती की जो गोलाई आप नापोगे वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। यानी कि जो सिर की गोलाई, आपके हेड की गोलाई अगर 33 है, तो जो चेस्ट की गोलाई है वो 30 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिर की गोलाई से छाती की गोलाई क्या 2 से 3 सेंटीमीटर कम होती है। ठीक है, पहला तो ये हो गया, 2 से 3 सेंटीमीटर कम होती है। और उसके बाद में क्या होगा, जो चलो भाई तू कितनी देर तक कम रहेगी, तू भी करी इसकी बराबरी, चल तू भी करी इसकी बराबरी। तो ये बोलेगी मैं करूंगी इसकी बराबरी, किसकी बराबरी, सिर की बराबरी। कैसे बराबरी करेगी, लेकिन रुको मैं अभी बराबरी नहीं करूंगी, तो कब करेगी, मैं करूंगी 6 से 12 मंथ के ऊपर। क्या करूंगी, 6 से 12 मंथ के ऊपर। कब बराबरी करेगी, 6 से 12 मंथ के ऊपर ये चेस्ट जो है वो सिर की बराबरी कर लेगा। कैसे बराबरी कर लेगा, जैसे अगर जन्म के टाइम पे, जैसे सपोज करो 6 से 12 मंथ के ऊपर अगर बच्चे के हेड का सरकमफेरेंस 35 है, तो बच्चे के चेस्ट का सरकमफेरेंस भी 35 हो जाएगा। यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। ये लाइन ये है, जन्म के समय सिर की गोलाई से 2 से 3 सेंटीमीटर कम होती है, और 6 से 12 महीने की उम्र पे दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब चलो भाई इन्होंने और क्या क्या नजारा किया है 6 से 12 मंथ के, 6 से 12 मंथ पर तो ये दोनों बराबर हो गए। उसके बाद में क्या किया, आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ एज चेस्ट सरकमफेरेंस इज ग्रेटर देन हेड सरकमफेरेंस बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई द एज ऑफ 5 ईयर। ये क्या बोल रहा है, अरे मैं बराबरी ही नहीं करूंगी, इससे आगे भी निकल जाऊंगी। कैसे आगे निकलेगी भाई तुम, मैं ऐसे आगे निकलूंगी कि जब मैं 5 साल की होंगी, कितने साल की, जब मैं 5 साल की होंगी, या फिर 1 साल के बाद में क्या है, मैं इससे आगे निकल जाऊंगी। अपन बोलते हैं ना, तू भी पढ़ाकर इसकी बराबरी किया कर, तो बोलते हैं अरे रुको रुको अभी टाइम आने दो, क्या अभी टाइम आने दो, मैं इसकी बराबरी, क्या मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, क्या मैं इसकी बराबरी, क्या मैं तो इससे आगे निकल जाऊंगा। भाई कैसे आगे निकलेगा, 6 से 12 महीने के ऊपर तो मैं इसके बराबर हो जाऊंगी। ठीक है, उसके 1 साल के बाद मैं इससे आगे छलांग लगाना चालू कर दूंगी, 1 साल के बाद में मैं इससे ज्यादा बढ़ना चालू कर दूंगी। कैसे, 5 साल के ऊपर मैं क्या इससे 2.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाऊंगी। अच्छा, जन्म के टाइम पे तो तू 2 से 3 सेंटीमीटर इससे कम थी, हाँ थी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 1 साल के ऊपर क्या मैं इसके बराबर हो गई, और फिर 1 साल के बाद में क्या है, मैं इससे बढ़ गई, और बढ़ते बढ़ते 5 साल पे क्या मैं इससे 2.5 सेंटीमीटर आगे चली गई। यानी कि जो 5 साल की उम्र में जो चेस्ट की गोलाई होती है वो हेड के 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाती है। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अच्छे से समझ में आ गया। ये देख लो भाई, चेस्ट सरकमफेरेंस माप रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेस्ट सरकमफेरेंस माप रहे हैं। ये देखो, ये एक बेबी है, आपको एग्जाम में पूछे ये क्या दिख रही है आपको, ये क्या है, इंच टेप दिख रही है आपको, एक फीता दिख रहा है, क्या इंच टेप दिख रही है आपको। ये एक बच्चा है, ये एक बच्चे का क्या है, चेस्ट है, क्या है, चेस्ट है। ठीक है, ये एक बच्चे की चेस्ट को माप रही है। ऐसे नहीं है ये आगे आगे इसने फीता लगा लिया, इसने पूरे चारों ओर ये फीता लगाया है, चारों ओर से चेस्ट के सरकमफेरेंस को माप रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चेस्ट के सरकमफेरेंस को किससे मापा जाता है, आपको आंसर देना है इंच टेप से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, इंच टेप से मापा जाता है। ये एक बच्चे का चेस्ट सरकमफेरेंस से माप रहे हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। क्या देख रहे हो, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, MUAC। कभी कभी तो ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, क्या मिड अपर
आर्म सरकमफेरेंस, क्या देख रहे हैं उसके बाद में मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, यानी कि जो आपकी यहाँ की जो सरकमफेरेंस है उसको ये क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। तो इसके अंदर दिस मेजरमेंट हेल्प्स टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ यंगर चाइल्ड। ये क्वेश्चन है कि जो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस होता है वो क्या बताता है, बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस को बताता है। यंगर चाइल्ड, जो यंगर चाइल्ड, जो यंगर जो बच्चे होते हैं, यंगर जो चाइल्ड होते हैं, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी कि उसके पोषण का स्तर कैसा है, जो यंगर चाइल्ड होते हैं उनके पोषण के स्तर को बताती है। यंगर चाइल्ड के पोषण के स्तर को कौन बताती है, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। एग्जाम में आया हुआ है ये क्या, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस को बताता है। आप भी बोलते हो ना मेरे डोले बढ़ रहे हैं, तो क्या आपके ये जो बाइसेप्स होते हैं ये क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस को बताते हैं। तो बच्चे के भी तो होते हैं तो डोले, बाइसेप्स, तो वो भी क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को बताते हैं। एक क्या है, देयर इज ए ग्रोथ ड्यू टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल विच कैन बी सिंपल पार्टिकल एंड यूज मेजरमेंट। इसका भी अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ये देखो भाई मिड अपर आर्म का सरकमफेरेंस मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बच्चे का क्या है आपको दिख रहा होगा पेज के अंदर, ये बच्चे का हाथ है और इसके ऊपर एक टेप सी लगी हुई है और ये क्या कर रहे हैं, बच्चे का मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस मेजर कर रहे हैं। ये एग्जाम में ऐसी की ऐसी इमेज आती है, आपको पूछा जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीपी नहीं नाप रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस माप रहे हैं। फिर एग्जामिनर पूछेगा चलो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है साकिर टेप। क्या नाम है, साकिर टेप। तो आपको एग्जाम में ये पूछते हैं कि साकिर टेप मापने के, सॉरी, न्यूट्रिशनल स्टेटस किससे मापा जाता है, साकिर टेप से। इसका नाम है साकिर 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 टेप। उसके बाद में ये पढ़ लो, जो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस जो होता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ ही लो। बर्थ के टाइम पे तो कितना होता है, 11 से 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन है, और 1 साल पे कितना हो जाता है, 12 से 16 सेंटीमीटर। बस इतना याद रख लेना कि जन्म के टाइम पे कितना होगा, 11 से 12 सेंटीमीटर। अरे बोलो कितना होगा जन्म के टाइम पे, 11 से 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में आप देखते हो ये सही से लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, क्या है, इरप्शन ऑफ टीथ। क्या, इरप्शन ऑफ टीथ, यानी कि जो दांत होते हैं उनका दिखाई दे। इरप्शन का मतलब दांतों का दिखाई देना, भाई ये भी दिखाई देंगे। दांत कब दिखाई देंगे, कि जो दांतों के दिखाई देने में जो इरप्शन ऑफ टीथ होता है वो अलग अलग दांत, आपको ऐसे नहीं है पूरे 28 के 28 या फिर पूरी 32 ही एक साथ ही आपको दिखाई देने लगेगी। आप रात को बच्चे को आपने अच्छे से सुलाया, सुबह उठते हुए देखा तो उसकी पूरी 32 ही निकली हुई थी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। बच्चे के दांत ऐसे नहीं निकलेंगे, बच्चे के दांत ये आपको पूरी 32 ही एक साथ आई दिखाई देने लग जाएगी। बच्चे के जो दांत होते हैं वो अलग अलग दांत अलग अलग टाइम पे निकलते हैं। जैसे अपन दांतों के लिए लेते हैं, अपन सेंट्रल इंसिजर होता है, बीच का जो सबसे बीच का दांत होता है सेंट्रल इंसाइजर हो गया, चाहे वो प्रीमोलार हो गया, अलग अलग टाइम होता है। क्या टाइम होता है, जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है वो 6 से 7 महीने की उम्र पे निकलता है। क्या है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एक तो इससे ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो है कौन सा टीथ आपको दिखेगा, जो बच्चा होता है उसके अंदर सबसे पहले कौन सा टीथ उगता है, सबसे पहले बच्चे के अंदर कौन सा दांत दिखाई देगा, बोलो, सेंट्रल इंसाइजर। क्या, सेंट्रल इंसिजन, सेंट्रल इंसिजन दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ने ये पूछ लिया, चलो भाई आप इतना रट के चले गए कि सेंट्रल इंसाइजर दिखेगा, वो तो ठीक है चलो, लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको ये पूछ लिया, अगर उसने और ज्यादा उसने होशियारी दिखा दी, उसने ये बोल दिया चल ठीक है तू इतना रट के आया ना सेंट्रल इंसाइजर, अब तू मेरे को ये बता
उसने एक ऑप्शन में लोअर सेंट्रल इंसिजर दे दिया, एक ऑप्शन में अपर सेंट्रल इंसिजर भी दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो गए, रे यार क्या करूं, मैं तो सेंट्रल इंसिजर पढ़ के आया था, अब कौन सा करूं। तो अब आपको क्या करना है, लोअर सेंट्रल इंसिजर। क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा याद करके जाना है। लोअर सेंट्रल इंसाइजर, सबसे पहले कौन सा आएगा, इंसाइजर। इंसाइजर में भी कौन सा आएगा, अरे बोलो, लोअर सेंट्रल इंसाइजर। जो निचला सेंट्रल इंसाइजर होता है वो सबसे पहले उगता है बच्चे के अंदर। और कब उगता है, 6 से 7 महीने की उम्र पर। तो ये क्वेश्चन आया है, 6 से 7 मंथ की उम्र पे लोअर सेंट्रल इंसाइजर सबसे पहले आएगा। इसमें बस इतना ही लिखना है, 6 से 7 महीने की उम्र पर लोअर इंसाइजर सेंट्रल इंसाइजर सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कभी कभी ये 15 महीने की उम्र पे भी बच्चे के कभी कभी इतना लेट भी हो सकता है, ये 15 महीने तक भी आ सकता है। और क्या है, आपको पता है 2 सेट होते हैं टीथ के, एक टेम्परेरी टीथ होता है और एक क्या होता है, परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग। इसके अंदर अपन ने देखा था असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है उसका असेसमेंट अपन गणितीय तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आर्थोपोमेट्रिक तरीके से कर सकते हैं। और क्या है, फिजिकल ग्रोथ जो होती है उसको अपन देख सकते हैं किस हिसाब से बढ़ रही है। वेट के लिए अपन ने पढ़ा था, वेट जो है वो बच्चे के हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस दोनों को बताता है। और जो बच्चे का एवरेज वेट जो बच्चे का होता है वो अपन एट बर्थ कितना मानते हैं, 2.5 से 3.5 केजी। कितना मानते हैं, 2.5 से 3.5 केजी। साथ साथ में बोलो, साथ साथ में, ताकि यहीं पे याद हो जाए। याद तो मैं आपको करवा के छोड़ूंगी, बोलो साथ साथ में कितना, 2.5 से 3.5 केजी। आप भी याद कर लो आप। और 10% जो वेट लॉस होता है, कब, फर्स्ट वीक, यानी कि पहली वीक जो होती है लाइफ की, उसके अंदर 10% वेट लॉस होता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, 10 दिन के अंदर वो वापिस हो जाए। इसका नाम क्या था, बोलो, पढ़ चुके हो, बोलो क्या नाम था इसका, साकिर सॉरी साल्टर स्केल। क्या था, साल्टर स्केल। उसके बाद में अपन ने देखा था, बोलो अब बताओ, वेट डबल कब होगा बच्चे का, 5 महीने के ऊपर। कब होगा, डबल कब होगा, 5 महीने के ऊपर। ट्रिपल कब होगा, 3 गुना कब होगा, 1 साल के ऊपर। और 4 गुना कब होगा, 2 साल के ऊपर। डबल कब, 5 महीने पर। ट्रिपल कब, 1 साल पर। और 4 गुना कब, 2 साल पर। लेंथ एंड हाइट के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो लेंथ और हाइट होती है वो शुरुआती दिनों में ज्यादा तेज गति से बढ़ती है, बाद में थोड़ी धीरे बढ़ती है। और एवरेज जो बच्चे की लेंथ होती है वो जन्म के टाइम पे अपन कितनी मानते हैं, 50 सेंटीमीटर। अरे बोलो कितनी मानते हो, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में अपन ने देखा तो जो सेकेंड ईयर यानी कि दूसरी साल 12 सेंटीमीटर तक बढ़, ये छोड़ो आप, ये देख लो डबल कब होती है, 4 से 4.5 साल के ऊपर। अरे बोलो कब होती है, 4 से 4.5 साल के ऊपर बच्चे की जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी। डबल यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। ये मैडम क्या कर रही है, ये हाइट माप रही है, सॉरी लेंथ माप रही है। फोंटेनले क्लोजर के लिए पढ़ा था। अरे फोंटेनले होते कितने हैं, बोलो, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। और दिखाई कितने देते हैं, 2 दिखाई देते हैं। अरे कितने दिखाई देते हैं, 2 दिखाई देते हैं। और फोंटेनले क्लोजर कौन कौन से दिखाई देते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। फोंटेनले क्लोज कब होते हैं, एंटीरियर वाला कब क्लोज होगा, लेट क्लोज होगा। कब, 12 से 18 मंथ के ऊपर।
पोस्टीरियर वाला कब क्लोज होगा? 6 से 8 वीक के ऊपर। और ज्यादा जल्दी लग गई इनको तो क्रेनियोस्टेनोसिस। स्टेज सरकमफेरेंस यानी कि छाती की गोलाई जो है वो क्या होती है? अरे जन्म के टाइम पे क्या होती है ये? जो सिर की गोलाई से 2 से 3 सेंटीमीटर कम होती है। क्या होती है? सिर की गोलाई से 2 से 3 सेंटीमीटर कम होती है। ठीक है भाई। अब ये बराबरी कब करेगी? 1 साल के ऊपर मैं बराबरी कर दूंगी। क्या? सिर की गोलाई और छाती की गोलाई 1 साल के ऊपर बराबर हो जाती है। चलो भाई ठीक है। लेकिन 1 साल के बाद फिर क्या करेगी तू? 1 साल के बाद ये सिर की गोलाई से बढ़ जाएगी। ये चेस्ट की गोलाई का नापते हैं किसकी सहायता से? इंच टेप से। उसके बाद में पढ़ा था मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। क्या देखा था? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। इसके ये क्या बताता है? बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस को बताता। उसके बाद में क्या था? ये मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस अपन नाप रहे थे किसकी सहायता से? बोलो क्या नाम था इसका? साकिर साकिर क्या? साकिर टेप। उसके बाद में क्या था? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस जन्म के टाइम पे कितना था? बोलो 11 से 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में टीथ कब उग रहे थे? सबसे पहले कौन सा आएगा? सेंट्रल इंसीजर। अरे कौन सा सेंट्रल इंसीजर? लोअर सेंट्रल इंसीजर सबसे पहले आएगा। अरे कब आएगा? 6 से 7 महीने की उम्र पे आएगा। कब? 6 से 7 मंथ की उम्र पे। अरे तू लेट होगा तो कितने दिन लेट हो सकता है? 15 महीने तक लेट हो सकता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।